कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान हाईवे को देखते हैं जहां पर एक कार चल रही थी जो कि तेजी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी उस कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है और वो कार अनकंट्रोल होकर इधर उधर जाने लगती है। किसी तरह कार का ड्राइवर उस गाड़ी को कंट्रोल करता है और उस गाड़ी में सवार सारे लोग बाहर निकलते हैं। इस दौरान हमें वहां पर 3 लड़के और 3 लड़कियां नजर आते हैं जो किसी ट्रिप के लिए जा रहे थे, जिनके नाम जूडी, एरिक, जेफ, कैरन, टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा होती है। जो सभी लोग जूडी की बहन की शादी में एक सरप्राइज देने के लिए वहां पर जा रहे थे। अब वो लोग उस कार में रखा हुआ स्टेफनी बाहर निकालते हैं और उसे चेंज करने लगते हैं, जहां पर उन लोगों को पता चलता है कि सुनसान हाईवे पर इनके अलावा कोई और कार यहां से नहीं निकली है और वहां पर ना ही किसी तरह का कोई नेटवर्क है। अब सारे लोग मिलकर उस कार को ठीक करने लगते हैं। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो टायर चेंज कर रहा था और बाकी सभी लोग धूप के कारण कार की दूसरी तरफ आराम कर रहे थे। एरिक टॉयलेट करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। जब जेफ कार की स्टेपनी चेंज कर रहा था तब उसे टायर से एक बुलेट मिलती है और उसे लगता है कि शायद किसी ने जानबूझकर उनकी कार को पंक्चर किया है। हालांकि वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो तो एक घने और सुनसान जंगल में थे और उस हाईवे के आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी टॉड देखता है कि पास ही रखा हुआ स्टेफनी टायर वहां से लुढ़क कर हाईवे पर आगे जा रहा है, तो वो टायर लेने के लिए उसके पीछे जाता है। इसके बाद सारा जब जेफ को देखने के लिए कार के दूसरी तरफ आती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि जेफ को किसी ने गोली से मार दिया था और उसका सर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इससे पहले कि वो सारे लोगों को अपना रिएक्शन बताती, उसे भी एक गोली आकर लगती है जो उसके सीधे एक आंख में लगती है। इसके बाद एक और गोली उसकी दूसरी आंख में भी आकर लगती है। ये सब देखकर बाकी सभी लोग तुरंत कार के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि कोई छिपकर उन पर निशाना लगा रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उस कार के पीछे भागते हैं। इससे पहले कि टॉड कार के पीछे कवर हो पाता, उसे भी एक गोली आकर कंधे में लगती है जिससे वो घायल हो जाता है। इधर एरिक भी अब सभी लोगों के पास आने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी गोलियों की आवाज सुनकर वहीं पर पड़े एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। लेकिन दूर बैठा वो शूटर अब एरिक के ऊपर भी फायर करता है। हालांकि वो पेड़ के पीछे कवर में था, इस कारण उसे गोलियां नहीं लगती और वो शूटर उसके दोस्त जो कार के पीछे छुपे हुए थे उन पर भी गोलियां चलाता है। लेकिन वो तीनों लोग सेफ थे। अब सारे लोग समझ चुके हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उनके पास मोबाइल तो है लेकिन उसमें नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। इसके बाद टॉड अपना मोबाइल एक सेल्फी स्टिक से बांधकर नेटवर्क खोजने के लिए ऊपर की तरफ करता है, लेकिन वो शूटर उस मोबाइल पर भी शूट कर देता है जिससे वो मोबाइल पूरी तरह से टूट जाता है। और अब सारे लोग बुरी तरह से परेशान थे। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए और आखिर वो कौन है जो इन्हें बेवजह मार रहा है। अब टॉड सभी लोगों को बताता है कि हमें किसी भी तरह इस जगह को चेंज करके किसी और जगह पर पहुंचना होगा जहां पर उस शूटर की रेंज ना पहुंच सके। लेकिन अब वो सारे लोग समझ जाते हैं कि वो शूटर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है जिसका निशाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस कारण जूडी उस स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपना मोबाइल कैमरा ऑन करती है और उसे इधर उधर करके ढूंढने लगती है। इधर कैरन अपना जैकेट बाहर की ओर करती है ताकि वो शूटर उस जैकेट को उन्हीं में से एक समझकर उस पर गोलियां चलाए और जोडी उस स्नाइपर को अपने कैमरे में कैद कर ले। इस बीच टॉड कार के अंदर भी पहुंच जाता है क्योंकि कार का टायर पहले ही जेफ ने लगा दिया था। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच वो शूटर एक बार फिर से उस पर गोलियां बरसाने लगता है और किसी तरह टॉड अपनी जान बचाकर वापस कार के पीछे छिप जाता है। अब सारा अपने मोबाइल में कैद की गई उस वीडियो को सभी लोगों को बताती है जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि वो शूटर एक पेड़ के ऊपर बैठा है और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, उनकी उस स्नाइपर से क्या दुश्मनी है जो उन्हें बुरी तरह से मारा है। अब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और अपनी जान बचाने के लिए हर एक कोशिश करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। इसके बाद टॉड अपने हाथों पर टूल किट बांध लेता है और सभी लोगों के साथ उस कार को वहां से आगे बढ़ाने लगता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इस जगह पर वो शूटर उन्हें किसी भी वक्त मार सकता है।
वो लोग गाड़ी को न्यूट्रल करके गाड़ी को धक्का लगाते हैं और कार थोड़ी आगे बढ़ती है और एरिक अभी भी उसी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शूटर अपनी गन लोड कर रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर एरिक उस पेड़ के पीछे से भागकर अपने दोस्तों के साथ पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो शूटर इतना परफेक्ट था कि वो अपनी गन को फिर से लोड कर चुका था और वो भाग रहे एरिक के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। एक गोली उसके पैर में लगती है, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता और वहां से अपने दोस्तों की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन वो शूटर दूसरी गोली उसके पैर पर मारता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता, पर इस बार शूटर उसके पीठ पर भी शूट करता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब इसी तरह उन लोगों को बहुत टाइम हो चुका था। भूख और प्यास से वो सारे लोग परेशान थे। कैरन को उस कार के अंदर एक पानी की बोतल नजर आती है, जिसे वह हथौड़े की मदद से बाहर निकालती है और एक एक करके सारे लोग उस बोतल में से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। वो लोग बोतल को एरिक के पास भी फेंकते हैं, जो होश में आ चुका था। वो जब उस बोतल से पानी पीने लगता है तो वो शूटर उसके हाथ पर भी गोली मार देता है, जिससे एरिक की हालत और बिगड़ जाती है और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉड अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सारा की डेड बॉडी को कुछ कौवे नोच नोच कर खा रहे थे और वो ये सब देख नहीं पा रहा था। वो कैरन और जोडी को बताता है कि वो सारा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसे इस तरह नहीं देख सकता क्योंकि वो उससे शादी करने वाला था, लेकिन अब उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। इस कारण वो उस कार की कवर से बाहर आता है और स्नाइपर की रेंज में आ जाता है, लेकिन वो शूटर उसे शूट नहीं करता। वो सारा की डेड बॉडी के पास जाकर उसके हाथ को अपने हाथ में रखकर एक किस करता है और उसकी डेड बॉडी के पास ही बैठ जाता है। इधर एरिक देखता है कि इस जंगल में एक भेड़िया उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और उसे लगता है कि शायद वो भेड़िया उसे मार देगा, लेकिन इससे पहले कि भेड़िया उसे मारता एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर टॉड पूरी तरह से टूट जाता है और उसे उस शूटर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो देखता है कि उसी हाईवे पर एक कार उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। वो उस कार को आगे ना जाने के लिए कहता है, लेकिन वो स्नाइपर टॉड के ऊपर गन से फायर करने लगता है और उसे उस हाईवे से हटाने लगता है। वो कार अब तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी और इसी बीच वो शूटर टॉड के सीने पर भी गोली मार देता है, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के पास ही गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर वो गाड़ी अब तेजी से वहां तक पहुंच जाती है। कार के अंदर हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें एक डैड, एक मॉम और उनकी एक डॉटर थी। मॉम उस कार को ड्राइव कर रही थी और हस्बैंड सो रहा था। हाईवे के ऊपर पड़ी लाशों को देखकर वाइफ अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो शूटर उस लेडी पर फायर कर देता है, जिससे वो कार अनकंट्रोल होकर उसी हाईवे पर पलट जाती है और कार में बैठे तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब वो लेडी किसी तरह उस कार से बाहर निकलती है, जो बहुत ही बुरी तरह से घायल थी। वो अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर को ढूंढ रही थी। इस दौरान कैरन और जोडी उसे कार के पीछे कवर लेने के लिए कहते हैं, ताकि वो शूटर उसे ना देख सके, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसी बीच वो शूटर उस लेडी को भी मार देता है। इसके बाद हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कार से निकल कर आता है और जोडी उसे समझाती है कि वो कार के पीछे ही छुपा रहे। वो उन दोनों की बात समझ जाता है और कार के पीछे ही छिप जाता है। वो दोनों उसे पुलिस को कॉल लगाने को कहते हैं, ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। वो आदमी ऐसा ही करता है और वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन इस बीच वो शूटर उसकी कार के डीजल टैंक पर गोलियां मारता है, जिससे वो कार ब्लास्ट हो जाती है और आदमी भी उसी ब्लास्ट में जलकर मारा जाता है। इसके बाद हमें उन दोनों की डॉटर को दिखाया जाता है, जो घायल हाईवे के किनारे पर पड़ी हुई थी। अब उसे होश आ चुका था और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहां से उठती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शूटर उस छोटी सी बच्ची को भी अपनी गोलियों से भून देता है। इसके बाद हम जोडी और कैरन को देखते हैं, जो पूरी तरह से टूट चुकी हैं और उन लोगों को भी लगता है कि शायद वो शूटर उन दोनों को भी मार देगा, लेकिन कैरन ने अभी हार नहीं मानी थी। वो बताती है कि हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए, ताकि हम किसी तरह उस स्नाइपर से बचकर यहाँ से भाग सकें। अब कैरन प्लान बनाती है और जोडी को बताती है कि हम रात के समय इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अब रात हो जाती है। कैरन और जोडी उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। अब कैरन कार के टायर निकाल कर उसमें से ट्यूब बाहर निकालती है
और कार के अंदर उस ट्यूब को जलाकर रख देती है ताकि चारों तरफ धुआं फैल जाए और वो भाग सके। वो शूटर जो अभी भी पेड़ पर बैठकर उन लोगों का रास्ता देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। धुएं के कारण स्नाइपर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब जोडी और कैरन दोनों इस बात का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करने वाले थे। तभी उन लोगों को एक पुलिस का ट्रक नजर आता है जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक के अंदर 2 अफसर और 2 स्नाइपर भी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों को भी पता नहीं था कि आखिर वो शूटर कहां पर है। इस बात से हमें पता चलता है कि उस ब्लास्ट में मारे गए उसी आदमी ने पुलिस वालों को सारी बातें पहले ही बता दी थी, इसलिए वो वहां पर पहुंच चुके थे। पुलिस के ट्रक में बैठा हुआ एक ऑफिसर बैकअप के लिए अपनी टीम को कॉल करता है, लेकिन इस दौरान वो शूटर उस ऑफिसर को भी शूट कर देता है। अब वो पुलिस ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो चुका था और वो आगे बढ़ रहा था। इस दौरान ट्रक में बैठे हुए 2 स्नाइपर्स में से एक स्नाइपर नीचे गिर जाता है, जिससे पेड़ पर बैठा हुआ वो बेरहम स्नाइपर मार देता है। ये सब देखकर कैरन जोडी से कहती है कि हमें यहाँ से किसी तरह भागकर जंगलों की तरफ जाना होगा, लेकिन जोडी अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे लगता है कि वो शूटर उन्हें भी मार देगा, इस कारण वो कहीं पर भी नहीं जाना चाहती। कैरन अब अकेले ही जंगलों की तरफ भागने लगती है और कुछ ही दूरी पहुंचने पर वो शूटर उसे भी मार देता है। अब इसके बाद वो पुलिस वाला ट्रक भी जोडी के करीब आ चुका था और जोडी भागकर उस पुलिस ट्रक के पास पहुंच जाती है जहां 2 पुलिस वाले मौजूद थे। जोडी उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर एक स्नाइपर है जो पेड़ पर बैठकर लोगों को अपना निशाना बना रहा है और उसने अब तक कई लोगों को मार दिया है। वो उन लोगों को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले अब उस स्नाइपर को किसी भी तरह मारने का सोच रहे थे, क्योंकि उस स्नाइपर ने उनके 2 साथियों को मार दिया था। वो दोनों अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उस शूटर को नहीं लगती, क्योंकि पुलिस वालों को स्नाइपर की एक्चुअल लोकेशन पता नहीं थी। अब वो शूटर उन दोनों पुलिस वालों को भी एक एक करके मार देता है। इस बात से जोडी पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि अब उस हाईवे पर वही अकेली जिंदा बची थी। इसके बाद जोडी बड़ी हिम्मत दिखाती है और उस पुलिस ट्रक को लेकर वहां से अपने आप को बचाने के लिए भागने लगती है। इस दौरान एक गोली सीधा आकर जोडी के कंधे पर लगती है, जिससे वो ट्रक अनकंट्रोल होकर सीधा उस पेड़ से टकरा जाता है जहां पर बैठकर वो शूटर लोगों को शूट कर रहा था। इसके बाद पेड़ पर बैठा हुआ शूटर भी कार की टक्कर से नीचे गिर जाता है और उसकी वो स्नाइपर गन भी नीचे गिर जाती है। जोडी उस गन को अपने पास ले लेती है, लेकिन अब वो शूटर अपने हाथों में चाकू लिए जोडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि जोडी बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो उसे उस गन से शूट नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं था। जोडी उस गन से 3-4 गोलियां शूटर के ऊपर शूट करती है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। जोडी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो उसी स्नाइपर को उल्टा करके उस शूटर के मुंह पर जोरदार अटैक करने लगती है, क्योंकि उसने उसके सारे दोस्तों को मार दिया था और वो उस किलर को मारने के बाद भी मार रही थी। इसी बीच वो स्नाइपर की ट्रिगर दबा देती है, जिससे एक गोली चल जाती है और वो सीधा जाकर जोडी के गले में लगती है और इस तरह से वहां पर सभी लोग मारे जाते हैं। दरअसल वो स्नाइपर एक साइको और सीरियल किलर है जो लोगों को बेवजह अपना निशाना बना रहा था, लेकिन अंत में वो भी मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।